वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है हम तमाम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। इस यूनिट में जो है हमारे पास टोटल 7 एक्सरसाइज हैं, तो हम सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो इस यूनिट में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको जो है कुछ इस तरह से एक्सरसाइज कराऊंगा कि आपको जो है वो रट्टा ना मारना पड़े और आपको जो है वो ज़्यादा याद ना करना पड़े, बल्कि आपको जो है वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी समझ में आ जाए, ताकि जब आप पेपर लिखने जाएँ, चाहे बोर्ड का हो, स्कूल का हो या कोचिंग का हो, तो ईज़िली लिख पाएँ और आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन क्या है और इसका क्या जवाब लिखना है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, रट्टे ना मारने पड़े। तो इस तरह से जो है मैं आज आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हमारी जो टिप्स होती हैं एजुकेशन से मुतालिक या जो इस बुक से मुतालिक वो आपको मिलती रहे और आपका कोर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। तो चलें आप एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं और अपनी एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें जो हमें पहली इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में आपको कितनी बातें बताई गई इस चैप्टर में, तो वो आपने जो है तमाम बताना है। देखें स्टूडेंट, एस्पेक्ट से मुराद होता है सूरतें या उनकी ज़िंदगी के कितने पहलू या कितनी बातें आपको बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहली इंस्ट्रक्शन में आपने ये करना है कि कितने एस्पेक्ट बताए गए हैं, और दूसरी इंस्ट्रक्शन जो आपके पास वो ये है कि लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एज शो बिलो। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपने जो है अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे की जाएगी। देखें स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो जवाब है वो ये है कि देयर आर 7 एस्पेक्ट्स कवर्ड इन दिस टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट में जो है आपको शाह अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में 7 एस्पेक्ट जो हैं वो बताए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट, आगे जो है वो इन एस्पेक्ट के जो है वो नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा एस्पेक्ट किस मुतालिक था, तो आगे जो है वो आपको एस्पेक्ट बताए जाएंगे। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। देखिए स्टूडेंट, जो पहला एस्पेक्ट था वो शाह अब्दुल लतीफ़ की बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में, यानी वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी फैमिली कौन थी, क्या थी उनकी फैमिली, इस बारे में था। द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज द नेम भिटाई। देखें स्टूडेंट, उनका जो सेकंड एस्पेक्ट था वो ये था कि उनका नाम जो है वो भिटाई कैसे पड़ा, यानी ऐसी क्या वजह थी जो उनका जो नाम है वो भिटाई पड़ गया था, जो कि आप जो है वो चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर ज़रूर रीड कर लीजिएगा। द थर्ड एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। देखें स्टूडेंट, जो तीसरा एस्पेक्ट था वो शाह अब्दुल लतीफ़ की जो है वो लाइफ के बारे में था, यानी उनकी जो अर्ली लाइफ थी, उन्होंने शुरुआती ज़िंदगी कैसे गुजारी और उन्होंने जो है वो एजुकेशन कैसे हासिल की। देखें स्टूडेंट, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो है वो एजुकेशन जो है वो किसी स्कूल और मदरसे से हासिल नहीं करी थी, उन्होंने ख़ुद से और कुछ लोगों से जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल की थी, और बड़ी सिंपल जो है वो उनकी लाइफ थी। तो स्टूडेंट, चौथा एस्पेक्ट देख लेते हैं। द फोर्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज यूथ। देखें स्टूडेंट, जो चौथा एस्पेक्ट था वो उनकी जो है वो जवानी के मुतालिक था, यानी उन्होंने जवानी में किस तरह ज़िंदगी गुजारी थी। द फिफ्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जो पाँचवा एस्पेक्ट था वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से मुतालिक था, यानी जो उनकी रूहानियत कैसे बढ़ी और उनकी रूहानियत में किस तरह से इजाफा हुआ और क्यों उन्होंने जो है वो अपना घर छोड़ दिया था। स्टूडेंट, हमारे पास जो छठा एस्पेक्ट है वो देख लेते हैं। द सिक्स्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज डेथ एंड रिमेम्बरेंस। तो देखें स्टूडेंट, जो छठा एस्पेक्ट था वो उनकी मौत के बारे में था, यानी उनका इंतकाल कब हुआ और उनको किस तरह से याद रखा जाता है। तो स्टूडेंट, उनको जो है वो शाज और रिसालों को पढ़ के याद रखा जाता है और उनकी जो दूसरे जो काम है वो कर जो है उन्हें याद रखा जाता है, जैसा कि तंबोरों पर गाना सुनना जो कि तंबोरों उन्होंने खुद बनाया था। तो स्टूडेंट, सातवां एस्पेक्ट जो है हमारे पास वो ये है कि द सेवेंथ एस्पेक्ट इज़ अबाउट शाह लतीफ़ पोइट्री। देखें स्टूडेंट, जो सातवां एस्पेक्ट था वो उनकी पोइट्री से मुतालिक था, यानी उनकी पोइट्री कैसी थी और उनकी पोइट्री कहाँ पर जमा की गई। तो उनकी पोइट्री जो है वो शाज और रिसालों में जमा की गई और उनकी पोइट्री जो थी वो सिंपल वर्ड्स में थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कोई गलती क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो वोकेबलरी से मुतालिक है, यानी वर्ड्स से मुतालिक है। तो चलो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दैम। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड दिख रहे हैं आपको जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये जो है आपको टेक्स्ट से दिए हैं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इन वर्ड्स को जो है वो
चैप्टर में इजीली अंडरलाइन कर लेंगे। तो और अगर आपने नहीं करें अंडरलाइन तो इन वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन कर लें चैप्टर में, यही आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है इस वर्ड के जो है वो सही जो मायने हैं वो अंडरलाइन करने हैं, और आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चॉइसेस दी हुई हैं, तो आपने इसको चूज़ करना है कि कौन सा वाला सही है। और इसे जो है आप अपनी नोटबुक में भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसा कि आपने पहले भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट चले पढ़ लेते हैं और इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। थोस हु हैव एन अबेंडेंस ऑफ वेल्थ हैव, तो स्टूडेंट इसका जो सही है वो ये है कि अ लॉट्स ऑफ वेल्थ, यानी अबेंडेंस का मतलब होता है जिसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत हो। तो अब आगे पढ़ लेते हैं उसका क्या है। माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरे आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं वो सिंध में है, यानी एंसेस्ट्रल रूट्स का मतलब होता है आबा व अजदाद की जड़ें। इसका मतलब ये है कि मेरे माँ बाप और उनके भी माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट के भी माँ बाप वो जो है वो सिंध में ही रहते आए हैं, यानी बहुत सालों से जो है हमारी बहुत सारी जनरेशन जो है वो सिंध में रही हैं, इसलिए जो हमारी एंसेस्ट्रल रूट्स जो है वो सिंध में हैंगी। तो इसका जो सही है वो है मेनी जनरेशंस। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरा एमसीक्यूज है वो ये है कि द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो नया साल है वो अप्रैल में शुरू होता है। तो इसका जो सही होगा वो होगा बिगिंस, यानी कॉमेंसिव का मतलब होता है शुरू होना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट, चौथा जो है हमारे पास वो ये है कि द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू शेरीन्स बेयर फुट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से जो है वो सेंट्स के यानी बुजुर्गों के चाहने वाले उनके मज़ारों में जो है वो पैदल चलते हैं, तो यानी फॉलोवर्स। डिवोटीज़ का मतलब होता है फॉलोवर्स। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पांचवा जो है आपके पास वो ये है कि मैनी पीपल गो टू अ माइस्ट्रिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेज़। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से जो लोग हैं वो बुज़ुर्गों के पास जाते हैं ताकि उनकी जो है वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। तो माइस्ट्रिक का जो है वो सही है हमारे पास वो है पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर, यानी वो लोग जिनके पास जो है रूहानी ताकतें होती हैं, यानी जो अल्लाह वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। छठा जो है हमारे पास वो ये है कि द सेलर ऑफ सिंध यूज टू ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो सिंध के मछुआरे हैं या सिंध के जो कश्ती चलाने वाले हैं वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो शिप चलाने की यानी नेविगेशन स्किल बहुत अच्छी है, यानी शिप को चलाने की जो उनके पास स्किल है वो बहुत अच्छी है। शिप डायरेक्टिंग, यानी वो बहुत अच्छी तरीके से कश्ती चलाते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो सातवां है वो ये है कि फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज ओरल ट्रेडिशन। यानी इसमें कहा जा रहा है कि सदियों से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है यानी लोगों के बारे में मालूमात जो है वो ज़ुबानी कलामी फैलती थी। तो ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी ज़ुबान के ज़रिए से इंफॉर्मेशन फैलना, लोगों के बोलने से इंफॉर्मेशन फैलना। क्योंकि पहले टीवी नहीं हुआ करते तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन फैलती थी। स्टूडेंट, आठवां जो है हमारे पास वो ये है कि माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग टू डू। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरा भाई जो है वो बेचैन या बेआराम इंसान है और हमेशा जो है वो नई चीज़ें ढूंढता रहता है करने के लिए। तो इसका जो मायने है रेस्टलेस का वो है चेंज सीकिंग, यानी जिसे जो है वो चेंज पसंद हो, जो तब्दीली को पसंद करता हो, क्योंकि वो जो है वो एक बेचैन शख्स है मेरा भाई। स्टूडेंट, हमारे पास जो नवा है वो ये है कि ट्रूली ग्रेट पर्सन डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इज्जत के और एहतराम के लायक होते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रेवरेंस के जो मायने हैं वो है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, इज़्ज़त और एहतराम के इसके मायने आते हैं। 10 जो हमारे पास वो ये है कि इस्लाम मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल as without it there can be no happiness। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इस्लाम का जो अमन है, इस्लाम का जो पैगाम है वो अमन का तमाम लोगों के लिए है, यानी पूरी दुनिया के लिए है, और ये जो है वो सब के लिए, सब पर अप्लाई हो सकता है और सब पर लगाया जा सकता है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, यानी वो बात जो तमाम इंसानों या तमाम लोगों पर लगाई जा सके। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
देखें स्टूडेंट, हमें जो आगे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन और दी हुई है वो ये दी हुई है कि आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड वर्क विद अ पार्टनर एंड चेक द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड फ्रॉम द ग्लॉसरी, दिस विल हेल्प यू चेक वेदर यू हैव द राइट आंसर्स। देखो स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप ये तमाम वर्ड्स के मायने ढूंढ लेंगे तो आप इसे जो है वो ग्लॉसरी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्लॉसरी में भी जो है इसके मायने दिए हुए हैं। तो चलो अब एक्सरसाइज 3 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 3 है वो ये है कि वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अ वर्ड राइटन इन बोल्ड इन एक्सरसाइज 2। यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली वंस, राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो कुछ वर्ड्स जो है वो गायब हैं, तो आपने जो है वो वर्ड्स जो आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में दिए हुए थे वो इस्तेमाल करने हैं। यानी आपने एक्सरसाइज नंबर 2 के वर्ड्स यहाँ पर इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं और जो इन ब्लैंक्स को जो है वो पुर करना है। देखें स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ड सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको दिए हुए हैं, और आपने जो है ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। तो चले मैं जो है आपको दिखा देता हूँ कि कौन से ब्लैंक्स में जो है वो कौन सा वर्ड आएगा। देखें स्टूडेंट, पहली ब्लैंक जो दी हुई है आपको वो ये दी हुई है, द डैश ऑफ शाह भिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स हर साल बनाते हैं, तो वो जो है वो डिवोटीज़ हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो अब दूसरी ब्लैंक्स देख लेते हैं। माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरी अम्मी और मैंने डिसाइड किया कि हम जो है वो डैश के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो हमारी फादर की हेल्थ के लिए दुआ करें, यानी हमारी फादर की सेहत के लिए दुआ करें। तो यानी माइस्ट्रिक्स, यानी हम जो है वो रूहानी इंसान के पास जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले इंसान के पास जाएंगे। तो अब तीसरी देख लेते हैं कि तीसरी ब्लैंक्स हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, तीसरी ब्लैंक जो है हमारे पास वो ये है कि इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये एक डैश हकीकत है कि कोई भी चीज़ जो है वो बगैर ऑक्सीजन के नहीं जी सकती। तो स्टूडेंट, ये जो है वो एक यूनिवर्सल है, यानी ये पूरी दुनिया में माना जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बगैर ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकती। फोर्थ जो हमारे पास वो ये है कि much of what we know about our culture have been passed on to us थ्रू। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हम बहुत सी चीज़ें अपने कल्चर के बारे में जान पाए हैं, वो हमारे तक पहुंची है। यानी हमने अपने कल्चर को कैसे जाना है, तो हमने जो अपने कल्चर को ज़्यादातर जाना है वो ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए से जाना है, यानी ज़ुबानी कलामी जो है वो ज़्यादातर जाना है। क्योंकि बच्चों को पता होता है कि ईद बनानी है, अब वो किसी किताब में से तो पढ़ते नहीं हैं, तो उन्हें ज़ुबानी कलामी पता चलता है कि रमज़ान के बाद ईद आती है तो ईद जो है वो मनाई जाती है। तो अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, हमारे पास जो पांचवा है वो ये है कि वी मे हैव डिफरेंट डैश बट वी आर ऑल द ऑफ स्प्रिंग ऑफ एडम। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ डैश हैं, मगर हम जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो एंसेस्ट्रल रूट्स आएगा, यानी हमारी जो है वो मुख्तलिफ जड़ें हैं, लेकिन हम तमाम जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी हमारे आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं वो किसी की कहीं से मिलती हैं, किसी की कहीं से, लेकिन हम सब जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि रोज़े जो हैं वो शुरू होते हैं रमज़ान की पहले दिन से, यानी पहले दिन से ही रमज़ान के रोज़े शुरू हो जाते हैं। तो इधर जो आएगा छठे में वो आएगा कॉमेंसेस, यानी पहले ही दिन से जो है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और वो रखे जाते हैं। तो अब अपना आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ टू मेक गुड यूज़ ऑफ एवरीथिंग डेट वी हैव। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो है वो हर चीज़ है, मगर हमें जो है वो अच्छी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए ताकि इनका जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो जाए। अबेंडेंस, यानी पाकिस्तान के पास हर चीज़ जो है वो बहुत कसीर तादाद में है, तो हमें जो है वो ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि इन चीज़ों का जो है वो सही तरह से इस्तेमाल हो। तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला वॉन हिज पीपल्स डैश फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर राइट ऑफ पीपल इन साउथ एशिया। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला ने जो है वो लोगों के दिल जीत लिए अपनी जो है वो बहुत लंबी स्ट्रगल से। तो इधर जो डैश में आएगा हमारे पास वो ये आएगा रेवरेंस आएगा, यानी उनकी जो है रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बढ़ गई कौम के नज़रों में और कौम ने जो है उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना नवा देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो नवा है वो ये है कि द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस
अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुल्ली। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आर्ट यानी जो हमारे पास स्किल होती है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जब भी एक इंसान जो है इसमें एक अच्छा बन पाता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, जब भी कोई इंसान जो है वो अच्छा लिख सकता है। तो यहाँ पर जो आएगा रेस्टलेस, यानी हमें जो है वो रेस्टलेस मेहनत करनी पड़ती है एक आर्टिस्ट बनने के लिए, वरना अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो वो आर्टिस्ट जो है वो अच्छा नहीं बन सकता है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो 10वां है वो ये है कि द पाकिस्तानी नेवी हैज़ वेरी गुड डैश स्किल्स, यानी इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी नेवी जो है उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। तो किस चीज़ की स्किल्स है? नेविगेशन स्किल्स, यानी जो पाकिस्तानी नेवी है वो बहुत अच्छी तरीके से जहाज़ों को ऑपरेट कर सकती है, चला सकती है और उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 3 समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो एक्सरसाइज 4 है वो ये है कि द रीडिंग टैक्स हैज़ 7 एस्पेक्ट्स दैट रिलेट टू शाह लतीफ़। द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेट वन की पॉइंट कवर्ड अंडर ईच एस्पेक्ट. However, these sentences are in a jumbled up order. Read the text and write the aspect number in the blanks provided. The last one has been done for you as an example. देखें स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं ये शाह अब्दुल लतीफ़ की लाइफ से ही लिए गए हैं, यानी उनके जो 7 एस्पेक्ट बताए थे उसी से लिए गए हैं। तो आपने जो है वो सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि ये कौन से एस्पेक्ट से जो है वो रिलेट करता है, यानी आपको जो है ये सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन से एस्पेक्ट से लिया गया है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत का काम होता है बच्चों को पढ़ाना और आगे लेके चलना। स्टूडेंट पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो ये है कि ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। उनको जो है वो खुशी मिलती थी अल्लाह ताला की इबादत करके और जो है अल्लाह ताला की तरफ जो है अपना दिल लगा के। तो ये जो है हमारे को 5वें से लिया गया है, 5वें एस्पेक्ट से। ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शादी है वो बहुत कम टाइम के लिए चली थी, यानी वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी उन्होंने नहीं गुजारी थी। तो ये बात जो है आपको 4थे एस्पेक्ट में बताई गई थी। शाह लतीफ़ फॉर फादर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो आबा व अजदाद हैं वो अफ़गानिस्तान से हिजरत कर कर आए थे। फॉर फादर का मतलब भी एंसेस्टर ही होता है। तो ये जो है वो 1 से लिया गया है, यानी पहले एस्पेक्ट से। अ शेरीन वॉज बिल्ड ओवर हिज ग्रेव सम टाइम आफ्टर हिज डेथ। इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो मज़ार है और उस पर जो मकबरा है वो कुछ टाइम बाद बनाया गया था। तो ये जो है आपको 6ठे एस्पेक्ट में बताया गया था। हीज पोइट्री इज़ मेनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस आर ऑल्सो मैंशन। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री है वो ज़्यादातर तो सिंध से रिलेट करती है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारे जो हैं वो और जगहों के नाम भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो 7वें एस्पेक्ट में जो है ये नाम इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें अफ़गानिस्तान और जो है वो इंडिया के भी कुछ नाम इस्तेमाल किए गए थे शहरों के, जो कि आप आगे सवाल जवाब में भी पढ़ेंगे। ही लव स्टडिंग एंड हैड अ कमांड ओवर अदर लैंग्वेजेस। देखें स्टूडेंट्स में कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो पढ़ना पसंद था, वो पढ़ते थे बहुत ज़्यादा और उन्हें जो है वो और लैंग्वेजेस पे भी कमांड थी, यानी वो और लैंग्वेज को भी जानते थे। तो ये जो है वो आपको 3रे एस्पेक्ट में बताया गया था। ही इज़ कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो बिटाई बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपना बहुत सारा टाइम जो है वो एक टीले पे रह के गुजारा था, क्योंकि सिंधी में जो है वो रेत के टीले को बिटाई कहते हैं, तो इसलिए आपका नाम बिटाई पड़ गया था। तो ये 2रे से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो ये है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, डिस्कस योर आंसर विथ योर पार्टनर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है ये तमाम के तमाम सवाल जो हैं वो उससे ही रिलेट करते हैं। तो आपसे जो सवालों में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें पूछी जा रही हैं कि 2 वो ऐसे शहरों के नाम बता दें जो कि इंडिया के शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री में आए। तो इसमें आपसे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी। तो ये जो है वो तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है वो टेक्स्ट से ही आएगी और आपने जो है वो ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी नोटबुक में करनी है और आपने जो अपने पार्टनर के साथ जो है इसके आंसर भी डिस्कस करने हैं। तो चलें स्टूडेंट, ये वाली एक्सरसाइज जो है मैं आपको करा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो पहला सवाल है वो ये है कि 2 थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ उर्स एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। देखें स्टूडेंट, ये 2 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के उर्स में की जाती हैं। तो पढ़ लेते हैं इसका जवाब क्या है।
Thousands of people gathered and listened to the sad song sung on the tamburo. Many learned men read papers that tell about लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री। देखें स्टूडेंट, दो चीज़ें जो की जाती हैं वो ये की जाती है कि एक तंबोरों पे जो है वो सॉन्ग सुने जाते हैं और एक जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री सुनी जाती है। यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बहुत सारे मुख्तलिफ पेपर पढ़ते हैं जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ की जो है वो ज़िंदगी से मुताल्लिक होती है और जिसमें जो है उनके बारे में बताया जा रहा होता है। तो पहले का जो जवाब था वो ये था हमारे पास। अब दूसरे का जवाब देख लेते हैं। टू पॉसिबल रीज़न वाई हिज एंसेस्टर माइग्रेट टू सिंध। देखिए स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि दो ऐसी वजूहात बताएं जिसकी वजह से जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो एंसेस्टर थे यानी जो आबा व अजदाद थे उन्होंने जो है वो सिंध माइग्रेट किया यानी हिजरत करके आए। तो ऐसी क्या वजह थी कि उनके जो आबा व अजदाद हैं वो सिंध आए? इसकी आपने दो वजूहात बतानी है। शाह's फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मतियारू इन अफगानिस्तान टू भैनपुर इन सिंध in order to gain spiritual contact with बिलावल a local pious man। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो वालिद साहब थे सैयद हबीब शाह वो इसीलिए अफगानिस्तान से माइग्रेट करके सिंध आए कि क्योंकि वो जो है वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल करना चाहते थे। यानी बिलावल नाम का एक आदमी था, उससे जो है वो मिलने के लिए आए और उससे जो है वो रूहानियत हासिल करने के लिए सिंध में आए थे उसके वालिद साहब। और दूसरी जो वजह है हमारे पास वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरी वजह जो है हमारे पास वो ये है कि his ancestor migrated to Sindh from Herat because at that time Sindh was the center of Muslim culture. Latif's ancestor liked it so much that they decided to make it their home। देखा स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो एंसेस्टर थे वो जब सिंध में आए तो उन्हें जो है वो सिंध बहुत पसंद आया क्योंकि सिंध जो है वो उस वक्त इस्लामी तहज़ीब का जो है वो एक सेंटर बना हुआ था और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुसलमान जो है वो दीनी काम करते थे और इस्लाम जो है यहाँ पर काफ़ी फैला हुआ था। तो उन्हें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेंगे और यहीं पर जो है वो अपना घर बनाएंगे। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो तीसरा सवाल है वो ये है कि टू अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल। दो ऐसी लैंग्वेजेस बतानी है जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जानते थे। ऑल थ्रो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूव दैट ही न्यू अरेबिक पर्शियन क्वाइट वेल। स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि अगरचा जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो खुद से हासिल की थी लेकिन उनका रिसाला हमें ये बताता है कि वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और इसमें काफ़ी अच्छे थे। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि टू मेन रिलीजियस सोर्सेज डैट ही हैड नॉलेज अबाउट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने दो जो है वो रिलीजियस सोर्सेज बताने हैं यानी दो जो है वो मजहबी सोर्सेज बताने हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जानते थे। वेरियस रेफरेंसेस इन शाह जो रिसालो इंडिकेट डैट ही हैड इन डीप नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस। देखें स्टूडेंट, हमें शाह जो रिसालों से ये भी पता चलता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कुरान की तालीम को भी जानते थे और हदीस शरीफ की जो तालीम है उसे भी जानते थे और वो काफ़ी दीनी शख्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा क्या है? टू पोइट्स हुज वर्क वर अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि दो पोइटों का काम है जो कि इनकी कलेक्शन का जो है वो हिस्सा है यानी इनकी कलेक्शन में वो मिल जाता है। तो स्टूडेंट, पहले जो है वो हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी और दूसरे जो है वो है शाह करीम। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास जो छठा है वो ये है कि टू स्किल्स फॉर विच ही इज़ नोन। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी दो स्किल्स थी जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जानते थे। द फर्स्ट स्किल इज़ दैट ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड इन्वेंटेड तंबूरो। द सेकेंड स्किल इज़ दैट ही वॉज एन एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल। देखें स्टूडेंट, जो दो स्किल थी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के पास उसमें से एक थी कि उन्होंने तंबूरो बनाया था यानी वो म्यूज़िक को भी जानते थे और जो दूसरी स्किल थी वो ये थी कि वो पोइट्री को भी जानते थे और आम आदमी की जो है ज़ुबान में जो है लैंग्वेजेस में शायरी करते रहते थे। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखें सातवां जो है हमारे पास वो ये है कि टू प्लेसेस इन अफगानिस्तान मैंशनड इन हिज पोइट्री यानी अफगानिस्तान के वो कौन से दो प्लेसेस हैं जो कि इनकी शायरी में मेंशन है। तो पढ़ लेते हैं। देयर आर टू प्लेसेस ऑफ अफगानिस्तान इन हिज पोइट्री। द फर्स्ट वन इज़ काबुल एंड द सेकेंड वन इज़ कंदहार। देखें स्टूडेंट, दो प्लेसेस का जो है वो अफगानिस्तान के जिक्र किया इन्होंने अपनी पोइट्री में। एक जो है वो काबुल है, दूसरा जो है वो कंदहार है। तो अब जो है हम आगे भी पढ़ लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है।
आठवां जो हमारे पास वो ये है कि 2 प्लेसेस इन इंडिया मेंशन इन हिज पोइट्री, यानी इंडिया के भी जो है वो 2 प्लेसेस जो है इन्होंने अपनी पोइट्री में जो है वो मेंशन किए हैं, तो उनके भी नाम बता देते हैं। देयर आर 2 प्लेसेस ऑफ इंडिया मेंशन इन हिज पोइट्री, द फर्स्ट वन इज़ दिल्ली एंड द सेकंड वन इज़ दक्कन। लेकिन स्टूडेंट जो पहला प्लेस है जो इन्होंने इंडिया का मेंशन किया है अपनी शायरी में वो है दिल्ली, और दूसरा जो है वो है डेक्कन है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं हमारा नवा सवाल क्या है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो नवा सवाल है वो ये है कि 2 लैंग्वेजेस मेंशन इन विच द रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, यानी देखें इसमें आपने ये बताना है कि वो कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं जिसमें शाह जो रिसालो जो है वो ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 लैंग्वेजेस इन विच शाह जो रिसालो वॉज ट्रांसलेटेड, दीज आर उर्दू एंड इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट, 2 लैंग्वेज हैं जिसमें शाह जो रिसालो को जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। एक तो हमारी उर्दू है, दूसरी हमारी इंग्लिश है, जैसा कि आपको पता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5 कंप्लीट होती है। अब एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमें जो है यहाँ पर ए से लेकर एच तक जो है वो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो हमने जो है वो क्वेश्चनों के जो है वो जवाबात देने होंगे। तो ये भी मैंने सॉल्व किया है, तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि इनके क्या जवाबात हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि हाउ वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड, वाई वॉज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर। देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में, यानी उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे जमा की गई, और वो जो जमा की गई है तो वो इस तरीके से क्यों जमा की गई, यानी जो जमा करने वाले थे उन्होंने ऐसे क्यों जमा की। तो पढ़ लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई वॉज मोस्टली कलेक्टेड फ्रॉम ओरल traditions, and Pakistani scholar Mirza Khalid Beg played important role to collect information. It was collected in this manner because at that time information was spread in this manner. देखें स्टूडेंट, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो अर्ली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो मिर्ज़ा खलीज बेग ने जमा की है। और उन्होंने कैसे जमा की कि ये ज़ुबानी कलामी जमा की गई है, यानी उन्होंने लोगों से बात की और जो कि उन्हें बातें पता चली तो वो उन्होंने लिख दी। यानी किसी ने कुछ बताया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की लाइफ के बारे में, किसी ने कुछ बताया, तो उन्हें जो जो लोगों ने बताया वो उन्होंने जमा किया और एक जगह पर कर लिख दिया। और पहले के ज़माने में इंफॉर्मेशन जो है वो इसी तरीके से फैलती थी, ज़ुबानी कलामी। तो इसी तरह से जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है वो ये है कि वाई इज़ शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट। देखें स्टूडेंट, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को है सेंट ऑफ भिट क्यों कहा जाता था, यानी टीले वाला बुजुर्ग क्यों कहा जाता था। तो ये हमें जो है इसमें बताना है। इन 1742 Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. A mount of sand is called Bhit in Sindhi due to the fact he called on his mount for the rest of his life. शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट। देखें स्टूडेंट, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को जो है वो भिट इसलिए कहा जाता था कि वो जो है उन्होंने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जो है वो एक टीले पे गुजारी है, और वो जो है उस टीले पे रहा करते थे। आपने जो है वो 1742 में जो है अपना घर जो है वो छोड़ दिया था और वहाँ पर रहने के लिए चले गए थे। तो सिंधी में जो है वो टीले को, यानी रेत के टीले को भिट कहा जाता है। तो आप एक जो है वो रेत के टीले पे रहा करते थे, तो इसीलिए जो है वो आपको बुज़ुर्ग कहा जाता था, टीले वाला, यानी जो है वो टीले पे रहने वाला बुज़ुर्ग कहा जाता था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, जो कि बी है। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारे पास वो ये है कि वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेथ, यानी जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वाइफ का जो है वो इंतकाल हो गया था तो उन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं की, ऐसी क्या वजह थी। तो चले पढ़ लेते हैं। इन 1713 द सूफी पोइट मैरिड विथ बीबी सायदा बेगम. His wife died at an early age before she could have any children. However, Shah never married again. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal
डोमेस्टिक लाइफ। देखें स्टूडेंट, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो शादी हुई वो 1713 में हुई और उनकी जो बीवी का नाम था, उनकी जो बेगम का नाम था वो था बीबी सैदा बेगम। और इनका जो इंतकाल है, यानी इनकी बीवी का जो इंतकाल है वो काफ़ी जल्दी हो गया था और इनसे जो है वो इनके कोई औलाद भी नहीं थी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन जब इनका इंतकाल हो गया इनकी बीवी का, तो फिर इन्होंने दोबारा जो है वो शादी नहीं की, क्योंकि ये जो है वो अब डोमेस्टिक ज़िंदगी जीना नहीं चाहते थे, यानी घरेलू ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे, ये अल्लाह के लिए जीना चाहते थे। तो इसलिए जो है इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ये टीले पे चले गए और दोबारा शादी नहीं की। तो चले अब अपना क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर डी जो हमारे पास वो ये है कि वाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोअर, यानी इसमें कहा जा रहा है कि लोग शाह लतीफ़ के जो है वो पैरोकार क्यों बन जाते हैं या उनके चाहने वाले क्यों बन जाते हैं। तो चले पढ़ लेते हैं इसका क्या जवाब है। लतीफ़ लव्स ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड प्लेजर ओनली इन डिवोशन एज अ रिजल्ट so much people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day। देखिए स्टूडेंट, इसका जो जवाब है वो ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को जो है वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा प्यार था और इसीलिए जो है इनकी रूहानियत जो है वो दिन बर दिन जो है वो बढ़ती जा रही थी। एक बार जो कोई उनसे मिलने आता था तो वो जो है वो उनका फॉलोअर बन जाता था। क्यों? क्योंकि जब वो उनसे मिलता था तो वो देखता था कि इनका जो है वो अल्लाह ताला से प्यार बहुत ज़्यादा और ये अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फिर वो जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था और वो जो है इंसान शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का फॉलोअर बन जाता था। यानी जो भी कोई एक दफ़ा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में पढ़ ले या उनसे जो मिल लिया करते थे लोग जब वो ज़िंदा थे, तो वो जो है वो उनका फॉलोअर बन जाते थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो फॉलोअर हैं वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी उनकी मौत के बाद भी जो इनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अल्लाह वाले थे और अल्लाह वाले से तो हर कोई प्यार करता है, तो इसलिए जो उनके चाहने वाले दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर डी समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ई जो है आपके पास वो ये है कि व्हाट डज शाह लतीफ़ पोइट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स। स्टूडेंट, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री और उनका काम जो है वो हमें क्या बताता है कि उनके पास कितना नॉलेज था और उनकी क्या स्किल्स थी। यानी आपको जो उनकी पोइट्री पढ़ के क्या समझ में आता है कि उनका कितना नॉलेज था और उनकी कितनी स्किल्स थी। तो चलें देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। शाह लतीफ़ पोइट्री एंड वर्क टेल अस दैट ही हैड लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट कुरान एंड हदीस whose references get us from शाजो रिसालो ही हैड स्किल ऑफ म्यूज़िक। देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो पोइट्री है उससे हमें पढ़ के पता चलता है कि उन्हें कुरान का और हदीस का काफ़ी नॉलेज था और उनके पास जो स्किल थी वो म्यूज़िक की थी, जो कि हमें उनकी पोइट्री से ही पता चलता है, शाजो रिसालों से। क्योंकि उन्होंने जो है वो तंबूरो बनाया था जिस पे जो है वो गाने वाने बजाए जाते हैं और जो है मौसीकी के आलात हैं, तो इसीलिए जो है उन्हें थोड़ा बहुत म्यूज़िक का भी इल्म था और कुरान और हदीस के बारे में भी जो है वो अच्छा खासा इल्म रखते थे। तो इसमें हमें यही पता चलता है उनकी पोइट्री से पढ़कर। चलें स्टूडेंट, अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन इन शाह लतीफ़ पोइट्री। वाई डू यू थिंक दीज प्लेस हैव बीन मैंशनड बाय हिम। देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से प्लेसेस जो हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी पोइट्री में मेंशन किए हैं और अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको क्यों लगता है कि क्यों उन्होंने ये मेंशन किए, यानी ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने ये नाम जो है अपनी पोइट्री में जो है वो मेंशन किए। तो वो नाम बताने हैं जो कि उनकी शायरी में और उनकी पोइट्री में मेंशन है। तो स्टूडेंट, इसका जो जवाब है हमारे पास वो ये है कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस मेंशन इन शाह लतीफ़ पोइट्री विच आर गिवन बिलो। यानी उनकी पोइट्री में जो बहुत सारी जगहों के नाम लिए गए हैं जो कि आपको नीचे लिखे हुए दिख रहे होंगे। इस्तांबुल, समरकंद, रोम, चाइना, सिंध, काबुल एंड कंदहार, दिल्ली और दक्कन। देखें स्टूडेंट, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ये उनकी शायरी में जो है वो लिखे हुए हमें मिलते हैं। इस्तांबुल और कंदहार जो है ये अफ़गानिस्तान से रिलेट करते हैं, दक्कन और दिल्ली जो है ये हमारे पास इंडिया से रिलेट करते हैं। तो अब हमें एक और जो चीज़ पूछी थी कि ये क्यों लिखा है, यानी उन्होंने क्यों मेंशन किए हैं, तो ये भी हमें बताना था। तो चले बता देते हैं। आई थिंक दैट दे आर नेबरिंग रीजन, दैट इज़ वाई ही मैंशनड दैम। ही ऑल्सो मैंशन डिस्टेंट सिटीज़। देखें स्टूडेंट, ये जो है हमारे नेबरिंग रीजन है, यानी आस पड़ोस में है। जैसे कि इंडिया हमारा एक पड़ोसी जो है वो मुल्क है और अफ़गानिस्तान भी हमारे पड़ोस में है और चाइना भी, तो इसीलिए जो है वो इन्होंने जो है ये जगह जो वो मेंशन की है अपनी पोइट्री में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जी जो है हमारे पास वो ये है कि वाई इज़ शाह लतीफ़ की मैसेज
इन हिज वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो मैसेजेस हैं, क्या वो हर कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी पर लगा सकता है? क्या वो हर किसी की ज़िंदगी पर लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, इसका जो जवाब है वो ये है कि शाह लतीफ़ की मैसेज in his verses acceptable to everyone because the things which are mentioned in his message are included in ह्यूमन नेचर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री में मौजूद है वो हर किसी पर लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है वो इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। यानी वो कहते हैं कि इंसानियत से प्यार करना चाहिए, तो ये तो इंसान में पहले से ही है कि हर कोई जो है वो कहता है कि भाई इंसानियत से प्यार होना चाहिए। तो यानी जो उनके पोइट्री में मैसेजेस हैं वो हर किसी पर लगाए जा सकते हैं, और ये चीज़ जो इंसान के अंदर पहले से ही नेचर में मौजूद होती है, तो इसलिए ये हर किसी पर लगाए जा सकते हैं। तो चलिए अब अपना जो है क्वेश्चन नंबर एच देख लेते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एच है वो ये है कि कैन वी पुट दिस मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड, इफ़ येस हाउ, इफ़ नो व्हाई नॉट। देखें स्टूडेंट, इसमें जो हमसे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो मैसेज है वो आज की दुनिया में यानी आज के वक्तों में अप्लाई किया जा सकता है हमारे ऊपर या नहीं, हम उस पर अमल करें या नहीं करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। यस, दिस मैसेज कैन बी प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड because his message is love from Allah and mankind, because we can act easily on it without any trouble। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है, इसका जो जवाब है वो ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो मैसेज है उसको पर जो है वो अमल किया जा सकता है आज के वक्त में भी। क्योंकि जो उनका जो मैसेज है वो क्या है कि अल्लाह ताला से प्यार करो, इंसानियत से प्यार करो और अल्लाह ताला की जो है वो इबादत करो। तो ये तो हम हर दौर में करेंगे, चाहे आज हो या कभी भी हो, हम अल्लाह ताला की इबादत तो हर दौर में करेंगे और इंसानियत से प्यार भी करेंगे। तो उनका मैसेज जो है वो आज के दौर में भी लगाया जा सकता है। तो चलें हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई गलती क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 7 है वो ये है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ स्कॉलर्स who have studied Shah Abdul Lateef Bhitai, his life and his poetry। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो 6-6 के ग्रुप में काम करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जिनके बारे में जो है आप जवाबात ढूंढने चाहते हो, और ऐसे इंसान से बात करेंगे यानी स्कॉलर से बात करेंगे जिसने जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की लाइफ के बारे में पढ़ा हो और ज़िंदगी के बारे में पढ़ा हो, और उससे जो है आप क्वेश्चन पूछेंगे यानी जो बात आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में जानना चाहते हैं। यानी आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उनसे पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिनसे आप पूछ रहे हैं वो पहले ही शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में पढ़ चुके हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ की भिटाई के बारे में। जैसा कि आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो उर्स है वो 14 को ही क्यों बनाया जाता है। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को खाने में क्या पसंद था, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किस तरह के इंसान थे। तो आप मुख्तलिफ सवाल जो हैं आप उनसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्कॉलर हैं और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में अच्छा खासा जानते हैं। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे आपने काम करना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास वो ये है कि नेक्स्ट प्रिपेयर अ रोल प्ले इन विच वन मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकम एन एंकर पर्सन, विल द रिमेनिंग मेंबर्स बिकम स्कॉलर इन अ टीवी टॉक शो। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने एक टीवी शो जैसा रोल प्ले करना है। यानी जैसा कि आप देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामात जो है वो रात के वक्तों में आ रहे होते हैं, तो वैसा ही आपने करना है। एक बच्चा जो है वो एंकर पर्सन बनेगा, यानी टीवी शो में जैसे एक एंकर पर्सन होता है एक बच्चा एंकर पर्सन बनेगा, बाकी सब जो है वो स्कॉलर बनेंगे, तज्जियाकार बनेंगे। और शाह अब्दुल लतीफ़ की भिटाई के बारे में जो है वो बच्चा जो एंकर पर्सन होगा वो सवालात पूछेगा मुख्तलिफ से, और बाकी बच्चे जो है वो अपनी राय देंगे। तो इस तरह से ये करना है। पहले वाली इंस्ट्रक्शन में आपने जो है वो क्वेश्चन बनाने हैं और दूसरी वाली में जो है आपने जो है वो एक टीवी शो जैसा जो है वो रोल प्ले करना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तमाम एक्सरसाइज मैंने करा दी है। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। आखिरी में ये कहूँगा कि काफ़ी मेहनत का काम होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पुराने चैप्टर पर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। Thanks for watching.